जी, hello everybody. We are going to go for Fourier transform. I have now Fourier transform part 2 और आज हम इसमें कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें कहाँ हेल्प कर सकता है. Okay, everybody. So let's move towards. First of all, let us clear the concept again. So I will go to the next slide. And here is my next slide. जी, आप इस स्लाइड में बड़े आराम से देख सकते हैं कि एक साइड पे टाइम डोमेन की पिक्चर दी हुई है और दूसरी साइड पे आपके पास फोरियर डोमेन की पिक्चर दी हुई है. ओके, तो इफ आई गो टू हाईलाइट दिस, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूं. ये है टाइम डोमेन की पिक्चर और ये है इसके फोरियर डोमेन की पिक्चर और ये बीच में आपके पास एक इंजन है जो कि इसको टाइम डोमेन से कन्वर्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में. अब ये देखें ना, इसने क्या किया, इसने इस टाइम डोमेन के वेव फॉर्म को लिया और उसको ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये देख रहे हैं ये वाला एक्सिस. तो इसने तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसियां अलग अलग कर दी हैं. ये देखें ना, ये एक फ्रीक्वेंसी निकाल ली उस सिग्नल के अंदर पड़ी हुई थी, ये दूसरी ग्रीन वाली, तीसरी ब्लू वाली, तीनों फ्रीक्वेंसियां निकाल ली और ये तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसियां यहाँ पे डिपिक्ट हो रही हैं. ये देख रहे हैं, ये पहली पीक है, ये पहली फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है. ये दूसरी पीक है, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी वो ग्रीन वाली, ये तीसरी पीक है. इसका मतलब है कि इस सिग्नल में तीन फ्रीक्वेंसियां पड़ी हुई. ठीक है, और ये तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसियां जो हैं ये टाइम डोमेन के अंदर पड़ी हुई थी और टाइम डोमेन के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट करके हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख लिया. ठीक है जी. तो जी, मलिक उजैर साहब, यू कैन नॉट एंटर नाउ. थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, तो अब आपके पास टाइम डोमेन मेजरमेंट आ गई और ये उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन पिक्चर आ गई. तो ये एक ही सिग्नल की आपके पास टाइम डोमेन पिक्चर है. सेम सिग्नल, सेम है, सेम सिग्नल. ठीक है, उसकी एक टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, उसी सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन. ओके, गुड. अब आके आप यहाँ पे देखें तो आपको बड़े आराम से यहाँ इस चीज में नजर आ जाएगा कि हमारे पास कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स होते हैं, मशहूर किस्म के क्लासिकल पेयर्स हैं. तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल 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 फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स. ठीक है, ये पेयर्स किसे कहते हैं, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन. अब ये देखें ना, अगर ये टाइम डोमेन का सिग्नल है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी की पिक्चर है और अगर ये फ्रीक्वेंसी की पिक्चर है तो ये उसकी टाइम डोमेन की. ये पेयर है आपस में, ये देख रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे ये टाइम डोमेन की पिक्चर है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की पिक्चर है, ये साथ वाली. ये देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये पेयर्स हैं और इसमें से कुछ पेयर्स बड़े मशहूर आलम पेयर हैं, क्लासिकल पेयर हैं. ठीक है, और जब हमारे पास क्लासिकल पेयर्स होते हैं तो उनको हम मेमोराइज कर लेते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा यूज होते हैं डाउन द रोड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जब आप कम्युनिकेशन में जाएंगे, कंट्रोल में जाएंगे, तो वहां पे इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि आखिरकार आप मजबूर हो जाएंगे कि इनको मेमोराइज कर लें. तो दीज आर वेरी क्लासिकल पेयर्स जो हमारे पास हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट एग्जांपल. हमारी पहली एग्जांपल है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पल्स. अच्छा, रेक्टेंगुलर पल्स को हम नोटेशन वाइज भी इस्तेमाल करते हैं. हम कहते हैं RECT ऑफ टी, तो इसका मतलब होता है रेक्टेंगुलर पल्स. ठीक है, अब ये पल्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है, ये देख रहे हैं आप. ये है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स. इसमें क्या होता है कि सिग्नल शुरू में 0 होता है, suddenly it reaches to a point minus τ/2. अब ये t नहीं है, ये टा है. there is a difference between t
एंड टा, ये देख रहे हैं, ये इन दोनों में फर्क है। टी जो है ये टाइम का वेरिएबल है, टा जो है ये कांस्टेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, टा, टी ए यू, हम इसे बाद में लिखते भी ऐसे हैं, टा। तो ये टा बाई 2, ये हाफ टा है, उस पे ये सिग्नल अप जाग गया है, 1 हो गया, और ये 1 रहा और इसने 0 क्रॉस किया और यहाँ पे आके प्लस टा बाई 2, जब टाइम टी जो है वो प्लस टा बाई 2 के बराबर था। ये कौन सा टाइम है? टाइम इज इक्वल टू टा बाई 2। इस टाइम के बाद ये फिर सो गया। तो इसे हम इसलिए बाज़ औक़ात पल्स कहते हैं कि ये ऐसी कोई चीज होती है टाइम में जो बहुत थोड़ी देर के लिए एक्टिव होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए। मैं बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इस्तेमाल कर रहा हूं देर। देर का जो लिंक है ना वो टाइम के साथ है। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये अप होती है और फिर 0 हो जाती है। तो ऐसी वो चीज, ऐसी कोई भी चीज जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्टिव हो जाए टाइम के अंदर, उसे हम पल्स कहते हैं। पल्स, उसे वेव फॉर्म नहीं कहते, उसे कहते हैं पल्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पल्स एंड वेव फॉर्म। तो ये पल्स है। पल्स का मतलब है कि वेरी शॉर्ट टाइम। और अब ये कितने टाइम के लिए ऑन हुई है आप बड़े गौर से देख सकते हैं, -t/2 से लेकर प्लस टा बाई, सॉरी, माइनस टा बाई 2 से प्लस टा बाई टा, कितना टाइम है? टा। तो इसकी जो विड्थ है ना, जो यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक गई है, ये विड्थ जो है ये टा के बराबर है। ये देखें, ये टा है। अब टा एक कांस्टेंट है, तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। नो, अब आपके पास टा जो है वो विड्थ है और ये बेसिकली आपकी यूनिट उसकी हाइट है और टा उसकी विड्थ है। तो ये टा विड्थ जितनी एक पल्स है, ठीक है। और ये क्या है? रेक्टेंगुलर पल्स है, ये ट्रायंगुलर नहीं है। अब मैं आपको फर्क बता देता हूं कि ट्रायंगुलर में और रेक्टेंगुलर में क्या फर्क है। ये देखो, एक होती है ट्राई, TRI, ट्राई ऑफ टी। ये ट्राई ऑफ टी जो होती है ये ट्रायंगल की तरह होती है, और रेक्टेंगल क्या होती है कि ये रेक्टेंगल की तरह। ये देखिए, ये फर्क देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पल्स है, ये ट्रायंगुलर पल्स है। और दोनों चूंकि पल्सेस हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऑन हो रही हैं, तो ये डेफिनेटली एपीरियोडिक हैं, दे विल नेवर रिपीट अगेन। मतलब पीरियोडिक नहीं है ये, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रही है रेगुलर इंटरवल के साथ। तो ये वंस इन अ वाइल आती है, स्पाइक आ जाती है कहीं पे भी आपकी वोल्टेज में, करंट में, ठीक है। आप घर में बैठे हुए, पंखा चल रहा है और अचानक पंखा तेज हो जाता है, ये स्पाइक आ गई है करंट, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये एक पल्स आई है। तो जब एक पल्स आती है टाइम के अंदर, तो इसका क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी वाइज, ठीक है। और बड़ा एक हैरत अंगेज किस्म का रिजल्ट आने वाला है आपके सामने। लेकिन इस पे जाने से पहले हम इसको कंप्यूट करते हैं। हमारे पास रिलेशनशिप क्या है कि एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो आप इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज द सिग्नल एक्स ऑफ टी। और इसके साथ एक मैजिक नंबर मल्टीप्लाई करते हो, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अच्छा, मैं अब इसको आपको थोड़ी सी एक लॉजिक दे रहा हूं ताकि आपको ये फार्मूला जो है याद हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये फॉरवर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये क्या कर रहा है? आपके टाइम डोमेन की वेव फॉर्म को उठा रहा है और उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन की वेव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि मेरे सिग्नल के अंदर जो हमारे पास सिग्नल आया हुआ है, जो हम जिसको हम ऑसिलोस्कोप में देख रहे हैं, इस वक्त टाइम वाइज देख रहे हैं, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसियां मौजूद हैं। इन ऑर्डर टू सी इट्स फ्रीक्वेंसी कंटेंट, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी कंटेंट। इसमें कितना कंटेंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये देखने के लिए हम इस पे ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये एपीरियोडिक है, तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप अप्लाई किया इसके ऊपर। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, आप गौर से देखें। अब इसमें जो टी है आपके पास, ये देख रहे हैं टी, ये जो टी आया है, ये क्या है? ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है।
आप सारी इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब है कि टी के अलावा जितने भी और वेरिएबल्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ ये फोकस कर रहे हो कि टाइम वाइज क्या हो रहा है। तो इस इंटीग्रेशन में चूंकि हम टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टाइम हो गया। और हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल था ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा है, ये ओमेगा नॉट नहीं है, तो ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो है ये एज फार एज इंटीग्रेशन विद टाइम इज कंसर्न, ये वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। तो ये जो लिमिट्स हैं दोनों माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये किसकी लिमिट है, ये टाइम की लिमिट है, ओमेगा की नहीं है, ये टाइम की लिमिट। इसका मतलब है कि जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इसमें से जो जवाब आएगा उसमें सिर्फ ओमेगा पड़ा होगा, टी जो है वो वैनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसको आप इंटीग्रेट करते हो जिस वेरिएबल को, वो वेरिएबल सीन से गायब हो जाता है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग आउट। सो वी आर इंटीग्रेटिंग टी आउट, हम टी को इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के जरिए टी बाहर आ जाएगा। अच्छा, टी बाहर आ गया, हम कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि एक्स ऑफ टी जो है, अब यहां पे आ जाए, इसको देखें और अपनी पल्स को देखें। आपकी पल्स जो है वो 0 है शुरू में, तो इसका मतलब है कि कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, एरिया है, एरिया तो है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद ये माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू के दरमियान 1 है और इसका एक एरिया है, ये देख रहे हैं, ये एरिया आ गया, ये एरिया है। तो इस एरिया को इस्तेमाल करेंगे हम कहां पे, माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू, और 1, और 1 कहां से आया है, ये वो वैल्यू है जो कि उस पर्टिकुलर सिग्नल की है, ये एक्टिव सिग्नल की वैल्यूज आ गई हैं जो माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू के दरमियान है। अब ये देखें ना, ये इंटीग्रेशन पहले इसकी वेरिएबल कौन से थे, ये इसकी लिमिट थी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, अब इसकी लिमिट बन गई है माइनस टा बाई टू से प्लस टा बाई। तो ये बेसिकली आपकी लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए एक्टिव हुआ है और उसी का इस्तेमाल किया हमने। इस पर्टिकुलर ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी के साथ कुछ नहीं हुआ और डी टी के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब आपको पता है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। नाम इसको इज्जत दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका नाम लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो होते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। इससे पहले आपने एक और पढ़ा होगा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। अब इन दोनों में फर्क है वर्सेस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जो होता है वो टाइम के अंदर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड की तरफ आना शुरू करता है, डिके करता है, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव साइन होता है और फिर कुछ कांस्टेंट होता है, फिर पी होता है, इसको ए कह लें, ठीक है। तो इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या होता है, इसके एक्सपोनेंट में चूंकि नेगेटिव साइन है तो ये डिके होगा, ठीक है। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि ये डिके नहीं होता, ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। ये अप होगा फिर डाउन होगा, फिर अप होगा डाउन होगा, ये ऑसिलेट करता है, ये डिके नहीं होता। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का रिलेशनशिप है ऑसिलेशंस के साथ, और डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जो है ये टाइम के साथ क्या करता है, डिके कर जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप डिफरेंट देखें, तो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑसिलेशन पैदा करेगा। और आपको पता है कि मैथ में ऑसिलेशन सिर्फ खास किस्म के कुछ स्मूथ फंक्शन होते हैं जैसे साइन और कोसाइन है, ये ऑसिलेशन। तो e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी अगर ऑयलर्स में देखें तो ये कोसाइन और साइन के फंक्शन हैं, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, इसमें जे आ गया, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके एक्सपोनेंट में जे आ गया। ये जो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होते हैं इनमें जे नहीं होता, याद देखें ना, यहाँ पे कोई जे नहीं है, ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, डिकेइंग, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, ये डिके नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये क्या हो गया, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन बड़ी आसान है,
ये सेम एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, ये सेम, और उसके नीचे उसका डेरिवेटिव आ जाता है। तो डेरिवेटिव क्या है कि आप इसके एक्सपोनेंट के ऊपर जब t से डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस जे ओमेगा रह जाएगा, जो माइनस जे ओमेगा इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ये देखें। और लिमिट्स क्या आ गई हैं, अपर लिमिट क्या है τ/2 है, लोअर लिमिट है माइनस τ/2। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो 1 ओवर माइनस जे ओमेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, और t की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट τ/2, फिर नेगेटिव का साइन आएगा, फिर e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, और ये क्या है, लोअर लिमिट है, ये डाल दिया आपने, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट्स हाउ वी कंप्यूट इंटीग्रेशन। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, उसको हम ऐसे, एक और होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बस में अभी हम नहीं जाएंगे, मैथ की क्लास में पढ़ेंगे। तो एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं मिसाल दे रहा हूँ, अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, अब इस नेगेटिव साइन को अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इनका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। ये वाली चीज जो है ये बिगिनिंग में आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, और ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू मेक यूज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, इस नेगेटिव साइन का कमाल ये है कि इनका ऑर्डर चेंज कर देगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जी, अब आप नो, ओके, तो हियर इज एक्स ऑफ ओमेगा। अब ये आपके पास अगर आप गौर से देखें इसको, तो ये आपके पास आ गया, वो जो मैंने कहा था ना ऑर्डर चेंज हो गया है, तो नेगेटिव साइन चला गया है, तो ये जो सेकंड टर्म थी वो पहले बन गई है, और पहली वाली टर्म सेकंड आ गई है, और नीचे आ गया जे ओमेगा। अब आपको पता है कि अगर मैं इसमें से यहाँ पे 2 को बाहर ले लूँ और 2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2j अगर यहाँ क्रिएट कर दूँ, ओमेगा को साइड पे ले जाऊँ, तो ये जो सारी एक्सप्रेशन मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ, ये किस चीज़ के बराबर है, साइन के बराबर है। क्योंकि आपको पता है ना कि मैथ में क्या होता है, साइन थीटा e टू द पावर j थीटा माइनस j थीटा ओवर 2j। इसी तरह कोसाइन भी होती है, ठीक है, तो वो कोसाइन भी जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोसाइन भी इसी किस्म की चीज होती है, लेकिन उसका ये होता है कि उसमें जे कंपोनेंट नहीं होता। कोसाइन थीटा होता है e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा ओवर 2। तो इसको देखें, और ये साइन वाली टर्म को देखें तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि इसमें 2j है नीचे, तो हमारे पास 2j आ चुका है, और ऊपर दो टर्में आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हैं जो आपस में, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, दूसरा उसका कंजुगेट है। कंजुगेट जो होता है ना, उसमें जे पार्ट के साथ उसका साइन चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं कंजुगेट। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कंजुगेट है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और नीचे 2j। तो इससे हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास साइन बन गया। आप ये देखेंगे इसको, ये बन गया हमारे पास, सारी की सारी एक्सप्रेशन जो यहाँ पे थी ये बन गई, साइन ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा टी नहीं है, सॉरी, ओमेगा टा/2। मैं इसलिए आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर, 2/ओमेगा साइन ओमेगा टा/2। अच्छा, अब आपके पास एक और चीज है मैथ के अंदर जिसे हम कहते हैं सिंक फंक्शन। तो इस साइन को हम कन्वर्ट करते हैं सिंक फंक्शन में। हाउ? सिंक फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि सिंक फंक्शन जो है, सिंक SIN उसके बाद एक C लगा हुआ है साथ, इसका मतलब ये है कि ये साइन x ओवर x है। सिंक फंक्शन क्या होता है, साइन x ओवर x। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पास साइन का फंक्शन है, उसका आर्गुमेंट x है, अगर उस आर्गुमेंट के नीचे मैं उसके डिनोमिनेटर में भी आर्गुमेंट क्रिएट कर देता हूं, तो वो चीज क्या बन जाएगी, सिंक बन जाएगी। लेकिन अब इस सिंक फंक्शन के साथ एक मसला है, ये है सिंक फंक्शन। अब ये सिंक फंक्शन जो है ये क्या है, इसका प्रॉब्लम वहां आता है क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में x आ गया। x क्या है, एक वेरिएबल है। अगर इस x ने 0 की वैल्यू ले ली, खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा कि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। और मैथ में जब भी कोई फ्रैक्शन ऐसा हो जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो उससे तौबा कर, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है, वो उस सारी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस करता है, उस फंक्शन को सिंगुलरिटी में कन्वर्ट कर देता है। उस चीज का आंसर नहीं है हमारे पास। 0 की डिवीजन जो है वो अनडिफाइन है, तो हम अवॉइड करते हैं मैथ में कि डिनोमिनेटर में 0 ना आने पाए। ठीक है, तो डू वॉट एवर यू कैन, मेक श्योर आप लिमिट इस्तेमाल कर लो, आप कुछ और ट्रिक इस्तेमाल कर लो, आप गो अराउंड हो जाओ, लेकिन एक्स
या किसी भी वेरिएबल को 0 मत करो जो कि डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर में पड़े होते हैं वेरिएबल, तो अब सिंक का डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, और इस फंक्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि x जब 0 होगा तो क्या होगा। बहरहाल लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है और इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि फिर आप यहाँ पे लिमिट इस्तेमाल कर लें। तो लिमिट क्या है इसकी? तो लिमिट ये है कि इफ x गोज टू 0, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं करते, वो कहते हैं एक्सटेंड्स टू 0, तो साइन x ओवर x जो है इट विल टेंड टू 1। तो ये बेसिकली उन्होंने एक रिजल्ट ड्राइव किया है, इसकी अपनी डेरिवेशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन दैट्स द रिजल्ट वी विल यूज। तो हम क्या करते हैं, जब x 0 होता है तो फिर ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, एल हॉपिटल रूल है इसके अंदर इस्तेमाल। साइन x ओवर x, when x goes to 0, this whole function will take us to the value 1। तो वैल्यूज जो है इसकी 1 हो जाती है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर नाउ? ओके, तो हमारे पास सिंक फंक्शन आ गया और हमारे पास क्या है, साइन है। अब हम कोई ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, कोई मैनिपुलेशन करेंगे ताकि ये साइन फंक्शन क्या हो जाए, ये सिंक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ओमेगा टी बाई टू जो इसका आर्गुमेंट है उसको डिनोमिनेटर में लेके आना होगा। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊं ओमेगा टी बाई टू, तो ये मुझे डिनोमिनेटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और फिर इसके साथ 2 बाई ओमेगा मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि टा बच गया ऊपर और सिंक बन गया। ये साइन से क्या बन गया, सिंक ओमेगा टी बाई टू। तो ये मेरे पास एक इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, उस रेक्टेंगुलर पल्स का जो टाइम के अंदर एक पल्स थी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये बन गया। देखें, टा साइन ओमेगा टी बाई टू। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक खास किस्म का रिलेशनशिप बन गया कि जो पल्स है वो ये बन गया। अब इसकी जरा थोड़ी देर के लिए हम पिक्चर देख लेते हैं। ओके, अब जरा आप गौर से देखें, आमतौर पे जो इस किस्म की एक पल्स होती है उसको हम पी और सब टा और टी के नाम से भी इसको मुतारिफ कराते हैं। अब आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। ये देखें ना, इसको, इस नोटेशन को देखें, इसमें टा है, इसका मतलब है कि ये ऐसी कोई पल्स है, ठीक है, जो कि जिसकी विड्थ क्या है, टा है। इसकी विड्थ, ये देखें, इसकी विड्थ टा है और ये कहां से शुरू हो रही है, ये टा बाई टू माइनस टा बाई टू से शुरू होती है और प्लस टा बाई टू तक जाती है। ये देखें ना, इस चीज का मतलब ये है मॉड ऑफ टा लेस देन 1/2। इसको हम लिख सकते हैं कि -1/2 टा लेस देन, और टी है लेस देन 1/2 टा। तो ये -1/2 टा बाई टू, हाफ टा बाई टू से प्लस हाफ टा बाई टू के दरमियान ये क्या है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, और जब ये उस रेंज से बाहर चली जाती है, ये इसकी एक्टिव रेंज है। जैसे इस रेंज से बाहर जाता है टी, टी जब इस रेंज से, क्योंकि टी चेंज हो रहा है, टा तो नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि टा तो कांस्टेंट है, तो जब ये टी इस रेंज से बाहर चला जाता है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस it is 0, only in within this range it is active। okay, so और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने बताया क्या निकला है, टा और ये साइन ओमेगा टी बाई टू और ओमेगा टी बाई टू। तो ये जो चीज है जो इसने लिखी है, इसको हम अपनी जबान में लिखते हैं टा, और इसको कहते हैं सिंक ओमेगा टा बाई टू। ओके, गुड। अब आप इसको गौर से देख सकते हैं कि जब कभी आपके पास कोई रेक्टेंगुलर पल्स आएगी तो उसका क्या हल होगा कि आप उसको बड़े आराम से, मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, आई डोंट वांट, ओके, अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से। इसको देखें जरा गौर से, जो मैं चीज आपको दिखाने लगा हूं वो ये, इसको देखें, ये पल्स है और ये टा ड्यूरेशन की पल्स है और ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके खत्म हो गई, उसके बाद 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखें, ये क्या है, ये सिंक फंक्शन, ये देख रहे हैं,
ये टा के बराबर आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ओमेगा 0 होता है तो ये क्या चीज़ बन जाती है 1। तो ओमेगा, ये ओमेगा 0 है, ये 0 ओमेगा के ऊपर ये क्या है, टा के बराबर है। उसके बाद फिर ये रिपल पैदा हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, 0 क्रॉसिंग है, रिपल्स हैं इसके अंदर, और लेफ्ट पे भी रिपल्स हैं और राइट पे भी रिपल्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसकी बहुत सारी 0 क्रॉसिंग आती हैं। इसको अगर फंक्शन को देखें ना, ये ऐसे है, क्रॉस, सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस, फोर्थ क्रॉस, ये क्रॉसिंग कर रहा है। लेकिन हर क्रॉस के बाद ये डिके हो रहा है, ये देखें, ये छोटा होता जा रहा है, ये इसकी ऑसिलेशन कम होती जा रही है, डैम्प ऑसिलेशन है, लेकिन ये क्रॉसिंग कर रहा है। पहली क्रॉसिंग ये कहाँ करेगा? अब आप बड़े गौर से देख सकते हैं कि साइन सिंक के अंदर क्या है, साइन ओमेगा टा बाई 2 है ना, उसके बाद नीचे भी है। तो ये अगर मैं देखना चाहूँ कि ये सारी चीज कहाँ जीरो, वहां जीरो होगी जहां पे ये न्यूमिरेटर जीरो होगा। तो ये न्यूमिरेटर कहाँ जीरो होगा, साइन ओमेगा टी बाई 2 कहाँ जीरो होगा? तो साइन ओमेगा टी बाई 2 इज जीरो। ये सारी साइन कहाँ जीरो लेगा, जब व्हेन ओमेगा टा बाई 2 जो है वो पाई का मल्टीपल होगा, है। अगर ये पाई का शुरू में क्या है, यहाँ पे जीरो के ऊपर, तो मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशन कुछ और है, क्योंकि जीरो के ऊपर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है इसका। तो उस केस में तो ये टा के बराबर है। लेकिन जब ये दूसरा पाई आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पाई आ गया, तो ओमेगा टा बाई 2 इक्वल टू पाई। जब ये पाई आएगा तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ। तो ओमेगा किस चीज के बराबर हो गया, 2 पाई बाई टा। तो ये पहले जो क्रॉसिंग है ये 2 पाई बाई टा है। ये दूसरी क्रॉसिंग क्या है, 3 पाई बाई टा। चौथी क्रॉसिंग क्या है, 4 पाई बाई। तो हर पाई बाई टा के बाद ये क्या करेगा, क्रॉसिंग करेगा, ठीक है। तो ये देखें ना, पहली क्रॉसिंग उसने यहां पे लिखी है 2 पाई बाई टा, ये देखें ये। अच्छा, अब अगर आप इस पल्स को छोटा कर दें, पहले टा था, अब इसको आपने क्या बना दिया है, हाफ टा बना दिया। जब आपने इसको छोटा कर दिया है तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ा, वो फैल गया और उसकी हाइट नीचे आ गई। ये पहले इसकी हाइट क्या थी, टा थी, अब इसकी हाइट बन गई है टा बाई 2। हाइट नीचे आ गई है और ग्राउंड में ये फैल गया। इसकी पहली क्रॉसिंग आ रही है अब 4 पाई बाई टा के ऊपर, पहली क्रॉसिंग जो है, जीरो क्रॉसिंग। इसकी पहली क्रॉसिंग कहाँ आई थी, 2 पाई बाई टा। तो देख रहे हैं, फर्क देख रहे हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पल्स को बढ़ा दूं टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में ये कंप्रेस हो जाएगी, ये देख रहे हैं। अब इसकी हाइट जो है वो 2 टा के बराबर हो गई है। जब ये कंप्रेस हुई है ना लेफ्ट राइट से, तो ये ऐसे जैसे आपके हाथ में कोई चीज आप कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने अपना एरिया मेंटेन करना है। तो जब उसकी विड्थ किसी चीज की कम होती है तो उसने हाइट पकड़नी है, क्योंकि उसने अपना एरिया सेम रखना है। क्योंकि एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी। और आपको पता है कि एनर्जी टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल की चेंज नहीं होती, पार्सिवाल थ्योरम, ठीक है। तो उसने क्या करना है कि जब आपने उसको स्मुच करना है लेफ्ट राइट से, तो वो एलिवेट होना शुरू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज इट हैज टू मेंटेन इट्स एरिया विच इज एक्चुअली इट्स एनर्जी। तो सिग्नल अपनी एनर्जी मेंटेन करेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आपने उसको इलांगेट किया टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी में कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होते ही वो पीक पे चला गया। पहले टा था, अब 2 टा हो गया है, और उसके जीरो क्रॉसिंग अब वो पाई बाई टी के, पाई बाई टा के मल्टीपल पे आ गए। पाई बाई टा 2 पाई बाई टा पे आएगा, फिर 3 पाई बाई टा के, और ये प्लस माइनस भी है ऑफ कोर्स, दोनों साइड पे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू लुक एट। अच्छा, अब इसमें अगर हम चाहें तो एक प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एफ एफ टी है, ये देख रहे हैं, एफ एफ टी है कोई, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ ओमेगा। अगर आपके पास ये पेयर पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये पेयर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक पेयर है, एफ एफ टी है एक साइड पे, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने एफ ऑफ ओमेगा कर दिया। अब अगर मैं इस एफ ऑफ टी के साथ ए मल्टीप्लाई करता हूँ उसके आर्गूमेंट के अंदर, ए मतलब है उसकी टाइम स्केलिंग कर देता हूँ, ये देख रहे हैं, उसके आर्गुमेंट में मैं ए टी कर देता हूँ, मतलब मैं उसको या बड़ा कर देता हूँ या छोटा कर देता हूँ सिग्नल को। जैसे मैंने अभी किया आपके सामने, मैंने एक पल्स ली, उसको वाइड किया और पल्स को नैरो किया। अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिसके जरिए मैं उसको इलांगेट करता हूँ या कंप्रेस करता हूँ उस पर्टिकुलर सिग्नल को, तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है।
आपके पास पहले से जो कंप्यूटेशन है उसमें सिर्फ ये इजाफा कर दें कि उसके साथ एक स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें 1/a mod, और उसके ओमेगा के ऊपर ए को डिवाइड कर दें। यहाँ देखें ना, ए मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम में, तो टाइम में अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है तो फ्रीक्वेंसी में वो चीज क्या होगी, कंप्रेस होगी। अगर वो फ्रीक्वेंसी में टाइम में कंप्रेस हो रही है तो फ्रीक्वेंसी में एक्सपैंड हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग की, एक थ्योरम है जो आप यूज कर सकते हो जब भी आपके पास कोई ऐसे सिग्नल आ जाएं जिनका ऑलरेडी आपके पास ट्रांसफॉर्म टेबल की सूरत में मौजूद है। तो आपको दोबारा उन सिग्नल को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम स्केलिंग से देख लें कि कितना वो स्केल हो चुका है, उतना स्केलिंग आप उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐड कर दें तो आपके पास ऑटोमेटिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। आपको फार्मूले के जरिए, रिलेशनशिप के जरिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, थ्योरम है जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ क्लोजली रिलेटेड है, एंड दैट वन इज ड्यूअलिटी थ्योरम। अब ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है? ड्यूअलिटी थ्योरम बेसिकली आपको बताता है कि अगर आपके पास एक पेयर है, अब ये देखें ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पल्स थी और हमने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। ये देखें, अब अगर आपके पास ये वाली शेप टाइम में मौजूद हो, ये देखें, तो अब फोरियर ट्रांसफॉर्म भी उसका क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी में जाके वो एक पल्स बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई पल्स टाइम में है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सिंक फंक्शन है फ्रीक्वेंसी में, और अगर वो सिंक फंक्शन ऑलरेडी आपके पास टाइम में है तो वो आप उसको अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखोगे तो वो पल्स बन चुकी होगी। ये ड्यूअलिटी है, एक्सचेंज कर दी दोनों ने अपनी लोकेशन, लेकिन बीच में सिर्फ एक चीज आई है, 1/2 पाई आया है बीच, ये स्केलिंग करनी पड़ेगी आप। और नेगेटिव का मतलब है रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा उसको, मतलब अगर कोई चीज इस साइड पे है तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो इस साइड पे आ जाती है। ये देखें, यही चीज रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आ जाएगी। ये आपके पास एफ ऑफ डब्ल्यू है और ये क्या है, एफ ऑफ माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब है कि चीज जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे आ जाएगी, जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड फ्लिप हो जाएगी। इसे हम कहते हैं फ्लिपिंग ऑपरेशन। फ्लिपिंग ऑपरेशन, तो फ्लिप हो, तो फ्लिप करेंगे और 2 पाई पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उस सिंक फंक्शन का आपको, तो इसका मतलब है अगर कोई चीज पेयर आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पास टेबल में पेयर पड़े हुए हैं, तो उन पेयर के ड्यूअल पेयर भी आप बना सकते हैं। इसका मतलब है कि वो टेबल जो है बड़ा हो गया, डबल हो गया वो टेबल। आपके पास टेबल में कोई एंट्री दी हुई है कि ये अगर फोरियर उसका टाइम डोमेन फंक्शन है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, तो आप उसको ड्यूअल थ्योरम के जरिए एक्सचेंज कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी वाली शेप टाइम में ले आए, तो टाइम में ले आएंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी पिक्चर होगी वही होगी जो उसकी पहले टाइम पीरियड। तो ये आपस में क्या हो गया, ये देखें ना, एरोस आप गौर से देख सकते हैं, ये एरो यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि ये चीज ये बन जाएगी और ये चीज क्या बन जाएगी यहाँ। इसका मतलब ड्यूअलिटी है, ये जो एरोज हैं ये ड्यूअलिटी दिखा रहे हैं कि दोनों को, लेकिन बीच में बस ये याद रखना है कि स्केलिंग करनी है आपने और फ्लिप करना है। स्केलिंग एंड फ्लिपिंग, ये इंपॉर्टेंट है, स्केलिंग एंड फ्लिपिंग इंपॉर्टेंट। ओके, so now we move towards another example, और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेल्टा फंक्शन। अब डेल्टा फंक्शन क्या है, बेसिकली एक साइंटिस्ट था डिराक, ओके, एंड ही इंट्रोड्यूस दिस डेल्टा फंक्शन। अब डेल्टा फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, हम इसको डेल्टा ऑफ टी के साथ लिखते हैं। ये देखिए, ये होता है डेल्टा टी। अच्छा, ये अगर आप इसको ड्रा करना चाहें, इसकी इसकी ग्राफिक या पिक्चर देखना चाहें तो इस तरह की पिक्चर होती है कि ये जीरो के ऊपर एक एरो की शक्ल में, इसका मतलब है कि इसकी एम्पलीट्यूड डिफाइन नहीं है, डेल्टा टी की एम्पलीट्यूड नहीं होती, इसका एरिया होता है। तो इसका एरिया जो है वो 1 है, तो हम कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी डी टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो एरिया क्या है इसका, इस
हम डेल्टा को डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है कि इसका एरिया क्या है? 1 है। तो ये डेल्टा के साथ जो लिखा होता है ना यहाँ पे, ये एरिया 1। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ 4 डेल्टा टी, इसका मतलब है कि ये 0 के ऊपर पड़ा हुआ एक डेल्टा है और इसका एरिया, हाइट नहीं, इसका एरिया 4। इसका मतलब है कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान इस डेल्टा टी को इंटीग्रेट करूंगा तो जवाब क्या आएगा? 4। क्योंकि 4 आ जाएगा बाहर और डेल्टा टी ऑफ कोर्स गिव यू 1। ठीक है, तो ये आपके पास 4 आएगा। ओके, तो याद रखें कि डेल्टा टी डिफाइन किया जाता है ये लोकेशन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा टी माइनस 3 डिलेड डेल्टा, तो ये क्या आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा और ये 3 पे ठहरा। अब ये t इक्वल टू 3 पे ठहरा हुआ, तो आप डेल्टा को डिले भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ऑफ टी प्लस 3 करेंगे तो उस साइड पे चला जाएगा और माइनस 3 करेंगे तो डिले हो जाएगा और इट हैज एन एरिया व्हिच इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहूँ एक डेल्टा फंक्शन का, इसका मतलब है कि डेल्टा क्या है? ये बहुत ही स्मॉल इम्पल्स है लेकिन बड़ी जोरदार किस्म की, ऐसे जैसे बिजली नहीं चमकती है आपके पास, वो थोड़ी देर के लिए चमकती है लेकिन सब कुछ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला के भस्म कर देती है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है। तो इम्पल्स या डेल्टा फंक्शन जो है ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ऑलमोस्ट मतलब इसकी विड्थ तकरीबन 0 होती है और उस टाइम पे ये ब्लास्ट करती है, बहुत हाई एम्पलीट्यूड की एक चेंज लेके आती है। लेकिन ये चेंज आती बहुत थोड़े टाइम के लिए और ये बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। एनीवे, तो अगर हम इसको देखें और इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो आप देखेंगे कि हम इसमें रिलेशनशिप क्या इस्तेमाल करेंगे? एफ ऑफ डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन माइनस प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस j ओमेगा टी एंड टी। तो आप जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है ई टू द पावर माइनस j ओमेगा टी के साथ। तो आपको पता है कि डेल्टा टी जब किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करती है कि जब ये किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये उस पर्टिकुलर चीज का रूप धार लेती है। ये डेल्टा टी वैसे का वैसा रहता है और ये उस फंक्शन का की वैल्यू उठा लेता है कहाँ पे? टी इक्वल टू 0 पे और अपना एरिया उसके मुताबिक कर लेता है। तो ये अपना एरिया चेंज कर लेता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये आपके पास एक डेल्टा है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो होगा क्या कि ये डेल्टा अपनी हाइट ऊंची कर लेगा so as to मैच। ठीक है, तो आपके पास ये चीज हट जाएगी, तो मैं हटा देता हूँ, ये फंक्शन हट जाएगा। ये फंक्शन हट गया। अब मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये एक्चुअली क्या था। ये देख रहे हैं, तो ये डॉटेड है, ये है नहीं एक्चुअली। तो ये क्या किया? इसने अपना एरिया चेंज कर दिया और एरिया कितना चेंज किया? जितना कि उस फंक्शन की उस वक्त हाइट थी। अब उस फंक्शन की हाइट उस वक्त कितनी थी? एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 पड़ा हुआ है। अगर ये 0 पे ना पड़ा होता और ये मेरे पास होता डेल्टा ऑफ टी माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ टी, तो क्या होता कि ये फिर बन जाता है एफ ऑफ 3। ये 3 के ऊपर जो उसकी वैल्यू होती, साथ क्या आ जाता? टी माइनस 3। तो टी माइनस 3 वैसे का वैसा रहता, ये सिर्फ अपना एरिया चेंज कर लेता है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब डेल्टा किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो ये उस फंक्शन की जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसको शिफ्ट कर लेता है। इट शिफ्ट आउट दैट वैल्यू। शिफ्टिंग क्या कहते हैं? जिस तरह के आपके पास छलनी है ना, तो उसमें से कोई चीज घुराएंगे तो कुछ चीज बाहर आ जाएगी, तो जो चीज उसमें से फिल्टर होके बाहर निकलती है वो क्या होती है? उस फंक्शन की वो वैल्यू है जो उस डेल्टा की पोजीशन पे पड़ी हुई है। तो डेल्टा क्या करता है? वो चीज निकाल लेता है उसमें। ठीक है, तो अब ये छोटा सा मैंने आपके लिए क्विज रखा हुआ है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मैं इसको जरा क्लीन अप कर देता हूँ।
ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, तो ये आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में जरा मजीद डिटेल। अच्छा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है कि आपके पास एक इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, कोसाइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है डेल्टा टी माइनस 1 को। ये देखें ना आप यहाँ पे, कोसाइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई किया है उन्होंने किससे, टी में। अगर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा कि ये डेल्टा तो वैसे का वैसा रहेगा, और ये कोसाइन क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू 1 वाली जो अपनी वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है, t माइनस 1 क्या है एक्चुअली, t इक्वल टू 1 है, ये अपनी वैल्यूज इसको दे देगा, ये बन जाएगा कोसाइन ओमेगा, और t की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ कोसाइन ओमेगा रह गया, ओमेगा भी उसने बता दिया है कि 2 है, तो मेरे पास क्या आ गया, कोसाइन ऑफ 2 डेल्टा t माइनस 1, और ये इंटेग्रल पड़ा हुआ है ये वाला। अब कोसाइन 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसमें तो t है ही नहीं, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं, और इनसाइड द इंटीग्रल आई एम लेफ्ट विद डेल्टा t माइनस 1 dt। अब ये जो चीज है डेल्टा का इंटीग्रेशन हमेशा किस के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आ गया आपके पास cos 2। अब जरा देख लेते हैं कि cos 2 इनमें से कौन सी वैल्यू है, क्योंकि आपके पास जवाब क्या आ गया अभी सारी चीज का, इस सारे शिफ्टिंग ऑपरेटर का जवाब आ गया cos 2। अब देख लेते हैं कि इसमें से a cos 2 के बराबर है, अगर मैं cos का फंक्शन प्लॉट करूं तो ये cos, ये क्या चीज है, ये है पाई बाई 2, और ये वाली क्या चीज है, ये है पाई। अब पाई किसके बराबर होता है, 3.14, और पाई बाई 2 1 पॉइंट समथिंग, तो ये बेसिकली 2 जो है ये समथिंग इन द मिडल पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, देखें ना, ये पड़ा हुआ है, ये क्या है, 2 है, तो इस 2 के ऊपर कास की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो इस सारे आंसर में से एक ही नेगेटिव आंसर है, वो सी है। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का जवाब, ठीक है। तो अब होपफुली कि आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल्टा टी ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। टी अपना आर्गुमेंट, अब यहाँ पे टी का आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे डेल्टा टी कहाँ ठहरा हुआ है, इस पोजीशन पे, टी इक्वल टू 0 पे, तो ये टी इक्वल टू 0 इसमें प्लग इन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा 0। और किसी चीज की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा टी डी टी, और ये 0 आ गया। अब डेल्टा टी डी टी जो है वो आपको पता है कि ये तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन डेल्टा की, कि अगर इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एरिया हमेशा क्या होगा, ये 0 नहीं है भाई, ये मैं गलत कर गया हूँ, 0 हटा देता हूँ, ये 1 है, ये क्या है, 1 है, क्योंकि आपने डेफिनेशन देखी थी ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो ये डेफिनेशन है कि डेल्टा एक ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया 1 है, तो ये 1 है, और आपके पास ई टू द पावर जे ओमेगा 0 आ गया, ई टू द पावर 0 1। इसका मतलब है कि जो आपके पास इम्पल्स थी टाइम के अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो 1 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। इसका मतलब है इसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसियां मौजूद हैं, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन जो टाइम के अंदर बड़ा लिमिटेड था, और इस हद तक लिमिटेड था कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे ठहरा हुआ था, उस उसने क्या पैदा किया फ्रीक्वेंसी में, उसने सारी फ्रीक्वेंसियां पैदा कर दी, सारी फ्रीक्वेंसियां पैदा कर दी। जो चीज टाइम के अंदर बड़ी लिमिटेड थी, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर उसने सारी फ्रीक्वेंसियां पैदा कर दी। ये देखें, ये सारी फ्रीक्वेंसियां, कांस्टेंट 1 है, सारी फ्रीक्वेंसियां मौजूद है इसके अंदर। इसलिए इम्पल्स फंक्शन जो है ये काम आता है, जब भी हमें किसी सिस्टम को पहचानना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको इम्पल्स दे देते हैं, तो क्या होता है उसमें सारी फ्रीक्वेंसियां चली, फ्रीक्वेंसी वाइज क्या है, इम्पल्स क्या है, रिच इन फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसियां चली जाएंगी सिस्टम के अंदर। अब सिस्टम इनमें से 5 फ्रीक्वेंसियों को पसंद करेगा और 5 से नफरत करेगा, तो जब वो आउटपुट पे आएगी तो हमें समझ आ जाएगी, अच्छा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम था ये लो पास फिल्टर था, क्योंकि इसने लो फ्रीक्वेंसियां जाने दी हैं और हाई। लेकिन टेस्टिंग के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने इम्पल्स इस्तेमाल किया।
तो हम इम्पल्स फंक्शन को उन सिस्टम को जो ब्लैक बॉक्स होते हैं ये देखने के लिए कि इस ब्लैक बॉक्स में कौन सा सिस्टम पड़ा हुआ है, उसको इनपुट पे क्या देते हैं, इम्पल्स देते हैं। उससे जो आउटपुट पे निकलता है, तो वो जो आउटपुट पे निकलता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्योंकि वो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो उस सिस्टम के बारे में हमें बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि इम्पल्स के अंदर सारी फ्रीक्वेंसियां मौजूद होती हैं। तो जब ये सारी फ्रीक्वेंसियों वाला स्पेक्ट्रम जाता है तो स्पेक्ट्रम के साथ गड़बड़ हो जाती है। तो जो गड़बड़ होती है उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर किस किस्म का सिस्टम पड़ा हुआ है। ओके, तो दिस इज वन पर्टिकुलर एडवांटेज। और अब आपको थोड़ी सी इनसाइट आ गई होगी कि ये क्या है। अच्छा, अब आप इसको देखें शिफ्टिंग। तो ये आप देखेंगे कि शिफ्टिंग क्या है। बेसिकली शिफ्टिंग में ये है कि आपके पास कुछ एरिया होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का, और उसको हम किसी छलनी से गुजारते हैं। तो शिफ्टिंग जो मैंने आपको बताया था ना कि डेल्टा क्या करता है, ये उसमें से अपने काम की चीज निकाल लेता है। तो ये देखें ना, ये आप इसको गौर से इस चीज को देखें आप। ये देखिए, डेल्टा टी माइनस टी नॉट जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये अपने आप को बरकरार रखता है, लेकिन करता क्या है सिंपल, कि ये अपना एरिया चेंज कर रहा है। अब याद रखना, ये एफ टी नॉट सिग्नल नहीं है, ये एक वैल्यू है। ये फर्क है, एफ ऑफ टी में और एफ ऑफ टी नॉट में फर्क है। ये वैल्यू है और ये क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है। और ये उस फंक्शन की एक वैल्यू है जो कि टी इक्वल टू टी नॉट पे पड़ी हुई है। तो इसमें और इसमें फर्क है। तो ये वैल्यू पड़ी हुई है, और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो डेल्टा टी नॉट के साथ कोफिशिएंट की तरफ पड़ी होती है, ये इसकी एम्पलीट्यूड नहीं है, ये इसका एरिया है। ओके, गुड। तो उसके बाद एक इम्पल्स ट्रेन की बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल में क्योंकि टाइम करीब आ गया है, हो सकता है आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो। तो इम्पल्स ट्रेन वाला आप इसको खुद देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और मैंने ये दिखाया हुआ है आपको कि कोई इम्पल्स ट्रेन हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इम्पल्स ट्रेन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है जो मैं चाहूंगा कि आप जरा अगली दफा इसको देख के आए, वो है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई चीज टाइम में मल्टीप्लाई हो रही है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाके वो कन्वॉल्व हो रही होती है। कन्वोल्यूशन में और मल्टीप्लीकेशन में फर्क है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज में आपको ये चीज नजर आ जाएगी कि ये आपके पास कौन कौन से फंक्शंस हैं और ये इम्पल्स ट्रेन बनती है और ये इम्पल्स ट्रेन क्या करती है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेकिन एनीवे ये आपको ये बता देगी कि आपके पास कोई इम्पल्स ट्रेन हो तो सैम्पलिंग के काम आती है, क्योंकि इम्पल्स ट्रेन जब किसी भी फंक्शन के साथ कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसमें से इम्पल्सेस निकाल देती है। तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन को सैंपल कर देती है एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो आई विल जस्ट स्टॉप नाउ। ये मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।